लेट्स स्टार्ट अ क्लास प्लीज। आई थिंक कल के जो लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था वो क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया कि वेयर क्वेश्चन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 15. अंडर सेक्शन 15. अंडर सेक्शन 15। हाँ, हमें ये पता चला कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ दोज फैक्टर्स एनी एग्रीमेंट मे बी विसिएटेड, एग्रीमेंट विसिएट हो सकता है एंड दैट मे बी वाइडेबल ऑन द एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी हुज कंसेंट हैज बीन सो कॉज बाई दीज फैक्टर्स। ये जो फैक्टर्स दिए गए हैं, इन फैक्टर्स की वजह से वो कंसेंट जो दी गई थी दैट विच मे बी अ फ्री कंसेंट, बट बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर दैट इज नॉट अ फ्री कंसेंट एंड ड्यू टू non availability of the free consent any agreement which has been converted into contract may be voidable under section 19 or under section 19 capital A. 19 कैपिटल ए। तो हमें पता चला कि ये क्या है। हमने बात की थी कि एक एक वर्ड डिस्कस करेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है या क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के बारे में आपको पता चला, क्वेश्चन के बारे में हमने कल डिस्कस भी किया और केसेस भी डिस्कस किए। अब जो हम बात करने वाले हैं, तो आज का जो नेक्स्ट फैक्टर है जिसकी वजह से कंसेंट विसिएट हो सकती है, वाइडेबल हो सकता है एग्रीमेंट विच हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज द अनड्यू इन्फ्लुएंस अंडर सेक्शन 16. अंडर सेक्शन 16। 16. ओके ओके, अंडर सेक्शन 16 और अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसका मतलब क्या है? देखो दो वर्ड हैं इसमें, अनड्यू और क्या है? Influence. इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस को अगर हम चाहें अगर तो कह सकते हैं कि ये कैसा इन्फ्लुएंस है विच इज नॉट फ्री इन्फ्लुएंस, विच इज नॉट, ये एक तरीके का ऑब्लिक मोटिव के साथ इन्फ्लुएंस है। कैसा है ये? कि एक ऐसा इन्फ्लुएंस दैट इज नॉट परसुएशन। देयर आर टू टाइप ऑफ परसुएशन। हमने आपको बताया था, याद होगा एक बार, किसी को कंस्पायर करना और इंस्पायर करना। क्यों याद है? हम दो तरीके की सजेशंस, IPC. किसी को हम दो तरीके की सजेशन दे सकते हैं। हम अपनी बातचीत से, जैसे मैं एज अ टीचर क्या कर सकता हूं, तुम्हें इंस्पायर कर सकता हूं और क्या कर सकता हूं, दूसरा क्या कर सकता हूं मैं? Conspire also. कंस्पायर कर सकता हूं। इंस्पायर क्या है? गुड मोटिव के साथ, और क्या है? अच्छे काम के लिए मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूं, दैट इज अ इंस्पिरेशन हो सकती है, दैट मे बी इंस्पायरेशन। ओके। सेकंड, मैं आपको कंस्पायर कर सकता हूं, मैं कहूंगा आपसे गांजा पीजिए, चरस पीजिए, अफीम पीजिए, या फिर आप मर्डर करिए, खून करिए, या कोई भी ऐसा काम करिए जो कि क्या है, अनलॉफुल है। दैट इज अ कॉन्स्पायर, दिस इज कंस्पायर, आई एम जस्ट कंस्पायरिंग यू। सो दिस अनड्यू इन्फ्लुएंस इज, दिस इज अ बैड इन्फ्लुएंस। कैसा इन्फ्लुएंस है ये? एक तरीके का गलत इन्फ्लुएंस है जिसको हम परसुएशन नहीं कह सकते, इट इज मोर देन द परसुएशन। परसुएशन मीन्स किसी को समझाना, इन राइट रास्ते पर, सही रास्ते पर लाना। जैसे एक आदमी अपनी साइकिल बेच रहा है, ए इज कमिंग टू यू एंड सेइंग दैट आई वुड लाइक टू सेल दिस साइकिल, एंड यू टोल्ड दैट पर्सन कि क्यों बेचना चाहते हो। तो उसने कहा कि सर इकोनॉमिक नेसेसिटी है, घर में माँ बीमार है, बच्चे बीमार हैं। तो आपने कहा कि कोई बात नहीं है, आप 500 रुपये लो। कितना पैसा चाहिए? 500 चाहिए? हाँ 500 ले लो। अच्छा ठीक है, और साइकिल मत बेचो, ये तुम्हारे काम आएगी। सो दिस परसुएशन इज, वेदर इट इज अ गुड परसुएशन और बैड परसुएशन, कैसा है ये? It was good. इट इज अ गुड परसुएशन। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये 500 रुपए लो और अपनी साइकिल बेच दो, नाउ it became Bad Bad. persuasion. bad persuasion. So undue influence is a bad persuasion. Undue influence is bad persuasion and only to exploit the economic necessity of a person. कॉन्ट्रैक्ट में खासकर क्यों होता है? टू एक्सप्लॉयट द इकोनॉमिक नेसेसिटी ऑफ द पर्सन, कि एक आदमी को जरूरत है और जरूरत के समय आप उसको क्या कर दें, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं थ्रू द एग्रीमेंट। कैसे करेंगे आप? कि बाय डूइंग एन Through बाय डूइंग एन एग्रीमेंट बिकॉज ऑफ हिज इकोनॉमिक नेसेसिटी, या बिकॉज ऑफ हिज एनी नेसेसिटी, यू फोर्स other person to agree on the terms and conditions or make a contract. That persuasion is a undue influence. Person can be said that the undue influence has been used in the agreement. तो बात आती है कि क्या सारे के सारे
एग्रीमेंट जो हो रहे हैं उनमें तो हर आदमी बोल देगा कि सर ये अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज हुआ है। क्यों? यहाँ जैसे एक आदमी एक इंडस्ट्री में काम करने जाता है, और इंडस्ट्री में काम करने जाता है तो ए एक एग्रीमेंट करता है, कहता है कि देखिए 6 महीने से पहले नहीं छोड़ेंगे आप कोल माइन में। एक कोल माइन में ए वेंट टू कोल माइन, एग्री देयर विल सॉरी ए मेक्स एग्रीमेंट विद बी एंड द वर्क जो है वो क्या है, कोल माइन में काम करने का वर्क है, एंड देयर इज अ वन क्लॉज इन एग्रीमेंट दैट ही विल नॉट लीव दैट जॉब within 6 months, within 6 months he sorry till 6 months he will not leave this job. If he leave the job then he will pay 2 lakh rupees and सैलरी कितनी है 6 महीने में? ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए। क्यों? तो ये जो एग्रीमेंट है ये कैसा एग्रीमेंट है? whether undue influence has been used? Yes, sir. A was in search of job, went to B in a coal mine, makes an agreement that he will not leave job, maximum period for 6 months, he will not leave the job, and he has been appointed for 1 lakh rupees for 6 months. If he will leave the job, he will pay the 2 lakh rupees. Though we can say that the undue influence has been used. क्या है ये? Yes, sir. कैसा We can इन्फ्लुएंस है? say. हाँ, ये क्या है? एक अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज हुआ है। तो अब बात आती है कि इसको समझने के लिए हमें सेक्शन में जाना पड़ेगा, बिकॉज अनड्यू इन्फ्लुएंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 16। कहाँ पर डिफाइन है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में Section 16. सेक्शन 16, एंड नो डाउट इज इट इज बेस्ड ऑन द इंग्लिश। Under section 16, sir. हाँ जी, हाँ जी, अंडर 16, एंड इट इज बेस्ड ऑन, नो डाउट इज सेक्शन undue influence is given under section 16. It is based on the English common law. It is based on the English common law. English common law. This principle is applied. This principle is applies. Applied नहीं, applies. This principle is applied to every case. Sorry, applied ही कर लेंगे. This principle is applied to every case where influence is acquired and abused. Influence is acquired and abused. एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या लिखा आपने? सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस. दिस इज बेस्ड ऑन द इंग्लिश कॉमन लॉ. This principle is applied to every case where influence is acquired and abused. Influence is acquired and abused, comma, when confidence is where confidence is reposed and betrayed. कहा कि देखिए ये इन्फ्लुएंस जो है ये बैड इन्फ्लुएंस माना जाएगा कि इसका यूज हुआ है, एब्यूज किया गया है, जब ये जान लिया जाए कि एक कॉन्फिडेंस किसी में रिपोज किया गया था और दैट कॉन्फिडेंस वाज दैट वाज बेट्रेड. इसका मतलब क्या हुआ कि आपने किसी पे भरोसा किया और आपका भरोसा किसी ने Cheat कर दिया. चीट किया आपको, ठीक है, आपको धोखा दिया वहां पर, ठीक है. Explaining the nature, the Supreme Court, no doubt, explaining the nature, the Supreme Court observed, explaining the nature, the Supreme Court observed, inverted comma में लिखेंगे, the doctrine of undue influence under common law. प्लीज स्विच ऑफ योर माइक. हाँ जी, क्या लिखा आपने? एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व, इन्वर्टेड कॉमा में नोट करेंगे, द सुप्रीम कोर्ट, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा में, द डॉक्ट्रिन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, द डॉक्ट्रिन ऑफ undue influence under the
common law was evolved by the courts in England. एक बार रिपीट करेंगे देवेंदु, क्या लिखा? Sir, explaining the nature of Supreme Court observed the doctrine of undue influence under common law was evolved by the courts in England. Courts in England of granting protection of insidious forms of influence, that is spiritual or temporal influence, Sir, of granting protection. of insidious, insidious forms of influence, that is a spiritual or temporal influence. The doctrine applies to acts of bounty, bounty, as well as to other transaction in which one party by exercising his position of dominance, obtains an unfair advantage over another. प्लीज स्विच, इसको आप एक बार रिपीट करेंगे सारे लोग? हाँ जी, एक बार बताइए क्या लिखा आपने? Yes, sir. Explaining the nature, the Supreme Court observed the undue influence under the common law was evolved by the courts in England of granting protection of insidious form of influence, that means that is spiritual or temporal influence. The doctrine applies to acts of bounty as well as to other transactions in which one party, by exercising his position by dominance, obtains an unfair advantage over another. ओके, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ये उन ट्रांजैक्शंस के लिए है जिन ट्रांजैक्शन में अनफेयर एडवांटेज इस्तेमाल किया गया है। अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए किसी के ऊपर डोमिनेंस बना करके और एग्रीमेंट कराए गए हैं और अपने पावर का इस्तेमाल करके उनसे वो एग्रीमेंट कराए गए। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? इंग्लिश कॉमन लॉ का ये डेवलप्ड कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश कोर्ट ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जब A is a police officer and B is also a police officer in same department at a same rank. A suggested to B that B may sell his house at 10,000 rupees and B sold out his house at 10,000 rupees to A. Now after some days B approaches to court for the voidability of the agreement because of the undue influence of that police officer A of a same department. Whether it is the undue influence, A with bad intention persuades to B to sell his house at 10,000 rupees. Both person were police officer at same rank in police department, and
After some time, B says that A has used the undue influence to sell his house at 10,000 rupees. ए और बी एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, दोनों पुलिस कांस्टेबल हैं. ए परसुएट करता है बी को कि अपना घर 10,000 रुपए में बेच लो, और बी ए के हाथ से 10,000 रुपए में बेच लेता है. बी पहुंचता है कोर्ट, कहता है सर इन्होंने मुझको समझाया था कि 10,000 में बेच लो सर, यहां पर इन्होंने अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया. वेदर देयर इज अ अनड्यू इन्फ्लुएंस, इज देयर एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस बाय द ए? अगर ए ने गलत तरीके से समझाया कि नहीं नहीं बेच लो, बहुत खराब है, अच्छा है, अगर ऐसा करके समझाया था तो वेदर दिस इज अ अनड्यू इन्फ्लुएंस और नॉट? हाँ सर. हाँ जी. अगर ए ने ये समझाया था कि बेच लो, बिकेगा नहीं, बहुत खराब है, मिट्टी है तुम्हारी जमीन, कुछ नहीं है, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है या नहीं है? है सर. हाँ जी, क्या काम उसका? हाँ जी. Sir, no. नहीं है. Sir, sir, because they are at same ranks, huh? And there is no person to dominate over other. हाँ. नेहा, जी सर. ये कैसे आपने कहा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है? आप लोगों ने जो यस कहा, ये कैसे कैसे? चलिए आपके आंसर को अब आगे बात करते हैं. जस्ट कम टू द सेक्शन 16 प्लीज. ये तो इलस्ट्रेशन आपको बताया मैंने, इसको तो इसका आंसर रोक लेते हैं, ठीक है? जस्ट कम टू द सेक्शन 16 एंड रीड द डिफिनीशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस. हाँ जी. एनीवन प्लीज? Section 15, undue influence, clause 1. A contract is said to be influenced by undue influence where the relations induced by. yes, sir. Induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses the position to obtain an unfair advantage over the other. Okay. So, Divendu, Yes, sir. A and B both were at same rank in same department. Yes, sir. Was there any subsisting relation between A and B? कोई relation था? कोई relation था उनका? No, sir. No. First, second thing, whether anyone can dominate, whether A has dominated his position to take the assent of other person. No, sir. No, sir. Third thing is, he has obtained unfair advantage over the other. So, an advantage तो उसने उठाया, but without using his position, without dominating the will of other person, because he was not in the position to dominate the will of other person. सेम रैंक पर हैं, सेम समझदारी है, सब कुछ आप है, और जब आप 10,000 का बेच देते हैं, आकर के कहते हैं सर ही हैज़ यूज अ अनड्यू इन्फ्लुएंस. नेहा, जी सर. नहीं होगा. नहीं होगा. तो नेहा, एक मैं आज फिर से बात कहता हूँ तुम सब लोगों को, क्लास अगर करते हो तो प्लीज़ टाइम निकाल के पढ़ो भी, पता है, ज़रूर पढ़ो, मानो मेरी बात ये, क्योंकि आंसर लिखोगे तुम तभी जब आपका खुद का नेचुरल दिमाग काम करेगा थोड़ा बहुत. सिर्फ मैं बताऊंगा और तभी आंसर कर पाओगे तब तो बेकार है, क्योंकि मैं कितने क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा तुम्हें. क्वेश्चन तो कोई भी, केस तो कोई भी आ सकता है ना नेहा कोर्ट में. इलस्ट्रेशन तो कुछ भी बनाया जा सकता है. अब ये कागज पर तो मैंने बनाया नहीं इलस्ट्रेशन है कि ए और बी कांस्टेबल थे, तो मैं ऑन द स्पॉट बता रहा हूँ आपको. आपको फैक्ट समझने हैं, फैक्ट समझ के उसके आंसर्स करने हैं. नाउ द थिंग इज, व्हाट इज द अनड्यू इन्फ्लुएंस? क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं? हाँ देवेंदु, हम बता देते हैं पहले. सर. हाँ जी, हाँ जी. सर आप बता लीजिए. हाँ जी, नहीं क्वेश्चन बताओ जल्दी बताओ. सर आपने कहा कि पोजीशन होगी तभी डोमिनेट कर सकते हैं. सर इसमें एसेंशियल में है कि विल और माइंड ऑफ अनदर, दूसरे का माइंड भी तो डोमिनेट किया जा सकता है सर. मालिशियस इंटेंशन है उसकी. देवेंदु, आप अभी समझ नहीं पाए इसको, सेक्शन को, ठीक है? हम बताते हैं, बात करते हैं, ठीक है? दोबारा से, हाँ दोबारा से हम बताएंगे तब समझ में आएगा. अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties in position to dominate the will of other person. When A and B is doing a contract,
both parties during the making a contract have subsisting relations in which one is dominant to other person. Example, one is master, another is servant, one is employer, other is employee, one is principal, other is teacher, one is principal, other is student. So when A and B both were making contract, their consent must be free. क्यों? Their consent must be free. So A is student and B is supervisor. So there are chances that A cannot exercise his free consent. If B is a supervisor or teacher, if B dominates the will of student, because of that subsisting relation student and teacher. एक बार आप लोग को याद है, आप लोग डरते होंगे अपने टीचर से जिनके हाथ में 10-20 नंबर का असाइनमेंट होता है, उनसे क्यों डरते हैं? वो कट जाएंगे मार्क्स। तो कभी कभार आपका मन कहता है कि एक बार नंबर मिल जाए, पास हो जाऊं इनके क्लास से, फिर बताता हूं इनको। क्यों? तो ये हाँ मोस्टली तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टीचर इज इन पोजीशन टू डोमिनेट योर विल। क्यों? यस सर। यस सर। अपने मुताबिक कहेगा खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। क्यों? क्लास के बाहर चले जाओ। इवन आपने कुछ नहीं किया है तब भी आपसे कहेगा चलो जाओ बाहर, क्लास के बाहर जाओ मेरी, फिर दूसरे दिन आपको उसी क्लास में आना है। तो आपको कभी कभार लगता होगा कि बस और 3-4 दिन बचा हुआ है, कैसे भी करके एक क्लास ख़त्म हो जाए, सेमेस्टर एक बार, फिर ये मिलेंगे ना कभी अगर, तो ये इनके मुंह पे ऐसे ही निकलते चला जाऊंगा, नमस्ते नहीं करूंगा। क्यों? होता है कि नहीं होता है प्रियंका? क्या है? तो यहां पर जो बात है वो बात यह है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस where the relations subsisting between the parties are such that one party is in position to dominate the will of another person. ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में जहां पर दो पार्टीज हैं और यह प्रूफ हो जाता है कि एक पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस पोजीशन में थी कि वो दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट करने में सक्षम थी, एंड that domination is used for the acquiring the advantage. कैसा एडवांटेज? अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। दूसरी पार्टी पर अनफेयर एडवांटेज उठाने में सक्षम थी। इट विल बी कंसिडर्ड दैट अनड्यू इन्फ्लुएंस हैज बीन यूज्ड। इज इट क्लियर? हाँ जी। यस सर। Yes. लेकिन ये कैसे प्रूफ होगा प्रियंका? क्योंकि ऐसे ही कोई कह देगा, जैसे कि अब मैं डीन ऑफिस में गया और डीन ऑफिस में जाकर के मैंने बोला कि मेरा ये साइन कर दीजिए, उसने कहा नहीं नहीं हम साइन नहीं करेंगे, या मैंने कहा कि मेरा एडमिशन नहीं आप ले रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। एग्रीमेंट हुआ मेरा, डीन ने कहा कि चलो भाग जाओ, तो अब डीन तो अथॉरिटी है, बाहर आकर के मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्यों? तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं, जैसे A is a minor. A is a minor and B is a guardian appointed by the court. A is a minor and B is appointed guardian by the court, and B makes an agreement with A that after getting majority he will give 10,000 rupees to B. लीगल जो अपॉइंटेड गार्जियन है वो ए के साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि सुनो बेटा तुम 18 साल के हो, तुमको टॉफ़ी खिलाते हैं, लीजिए टॉफ़ी खाओ। 18 साल बाद जब तुम बड़े हो जाना तो एक काम करना कि अपनी प्रॉपर्टी में से 10,000 बेच करके मुझे दे देना, और हम लोग एग्रीमेंट कर लेते हैं। सो दिस एग्रीमेंट इज इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्यों? ये जो इंड्यूस किया है 10,000 रुपए बाद में देना मुझे, तो ये क्या है? बी हैज यूज हिज पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ ए बिकॉज ए वॉज माइनर, समझदार नहीं था, और बी वॉज अपॉइंटेड गार्जियन। बी डोमिनेटेड हिज पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द विल ऑफ ए। दिवेंदु? यस सर। तो यहां पर क्या है ये? वेदर दिस एग्रीमेंट इज इनफोर्सिएबल?
A may claim for the voidability of agreement which is done by the B using his dominance of using his position. क्यों? Yes, sir. This agreement may be hit by the section Section 16. सेक्शन 16। तो ये जो आपने बात की, आपने देखा कि ये जो इन्फ्लुएंस है, ये आपको मैंने बताया कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, एक बैड परसुएशन है। दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द परसुएशन। परसुएशन गुड और बैड दोनों हो सकता है, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस इज अ बैड परसुएशन। ओके, इन दैट बैड परसुएशन इफ समवन makes any contract, makes any agreement, and that agreement is not good in the eye of law, or according to the person whose consent has been caused by undue influence, he can claim for the voidability of that agreement which has converted into a contract। उसे करा सकता है वो, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस। लेकिन अब बात आती है कि जो ये बात तुमने कही कि in subsisting relation between the parties, one party is in position to dominate the will of other person, तो ये कब माना जाएगा कि वो व्यक्ति, उसने जो है वो पोजीशन, उसकी डोमिनेटिंग पोजीशन है? इसको कैसे पता करेंगे? हाउ यू विल डिटरमिन? जैसे एक घर में दो भाई हैं, क्या है, एक जॉइंट फैमिली है, और जॉइंट फैमिली में दो भाई हैं, और जो बड़ा भाई है ही हैज मॉर्गेज होल प्रॉपर्टी टू सी एंड एडवांस सम लोन। क्या किया उसने कि ए और बी दोनों भाई हैं, एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके कुछ पैसे ए ने घर के लिए यूज करने के लिए लिए, और उसने एग्रीमेंट किया किसके साथ, किसके साथ, एक सी के साथ। तो बात आती है कि क्या ये एग्रीमेंट जो कि हुआ सी के साथ, जो दूसरा भाई है, क्या वो इसको वाइडेबल करा सकता है क्या? बताइए। चलिए अभी इसको वापस हम ले लेते हैं। क्लॉज 2 रीड करेंगे प्लीज, जस्ट रीड द क्लॉज 2। Clause 2. In particular and without prejudice to the generality of the foregoing principle, a person is deemed to be in a position to dominate the will of another, A, where he holds a real or apparent authority over the other, or where he stands in a fiduciary relation to the other, or B, where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness, or mental or bodily distress. Okay, Devendu, there is a one question of fact. Question of fact is when a person is said to be dominant, and when a person is said to use his position to dominate the will of another person। प्रियंका, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्या है ये? Sir, it's a question of fact. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कि अब वो कांस्टेबल था, अगर उसकी जगह एसआई होता तो डोमिनेंट पोजीशन थी उसको। एक बार वो हो सकता है कि दबाव में लेकर के कि नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दूंगा या तुमको मैं कुछ कर दूंगा तो तुम ये घर बेचो। एक और एग्जांपल है छोटा सा। एक मास्टर है और एक सर्वेंट है, एंड सर्वेंट हैज़ अ न्यू साइकिल, एंड मास्टर देखता है कि उसकी नई साइकिल है, पूछा कितने की लाए हो, बोला 1000 रुपये की है। नाउ मास्टर सेज कि 1000 की है, ओके ठीक है, ये लो 1000 रुपये, तुम दूसरी खरीद लेना जाके, बट वी डू नॉट वांट टू सेल दैट साइकिल। दिवेंदु, इज देयर एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस हैज बीन यूज्ड? A is a master, B is servant. B do not want to sell his cycle, but A says that take 1000 rupees। और आपने देखा होगा ना कभी कभार कि कुछ भी होता है तो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ बोल नहीं पाते हैं, मतलब ट्रांजैक्शन के समय में, बाद में वो कहते हैं अरे मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया उनके सामने। नेहा? यस सर। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो नहीं बोल पाते हैं, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डोमिनेंट पोजीशन ऑफ दैट पर्सन
टू कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों, क्या होता है? यस सर। ये क्या है? दिस इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। एंड अगर ये अनकंसाइनेबल बार्गेन है ड्यू टू द मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन, एज और इलनेस और बॉडीली डिस्ट्रेस, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार है और आपने देखा होगा कि घर में अगर कोई बीमार होता है तो आप उससे कहते हैं कि ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है, यहाँ कैसे जाऊँ, पैसा कहाँ है, तो वो लोग कहते हैं जाओ निकाल लो जाके जहाँ रखा हो। तो दिस इज जस्ट अ बॉडली डिस्ट्रेस। प्रियंका, नेहा, कि A at the time when A is making a contract, making a contract with B, B was in a mental distress, bodily distress, or he is ill, and he said that go and do anything, I am agree with you. But after that it came into knowledge that that is unconsignable and that is not accordance with the law. तो बी कहता है सर एट दैट टाइम आई वॉज नॉट गुड, आई वॉज नॉट वेल एंड आई वॉज इल, मेंटली इल और बॉडली, आई वॉज इन बॉडली डिस्ट्रेस। तो इस वजह से मैंने हाँ कर दिया था कि जा करके तुम देख लो जा करके। इसका मतलब ये नहीं था सर कि ये इन्होंने जो किया है दैट इज अ वैलिड। तो क्या है? ही हैज़ यूज हिज पोजिशन, he has used his position to dominate the will of that person, and this position this dominance या फिर दिस पोजिशन ऑफ डोमिनेंस जो है ये कैसे पता चलेगी कि क्या है? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और इट कैन बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द टू थिंग्स सॉरी। वन, दैट पर्सन होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? That person holds the real or apparent authority over the other. Yes. And second thing, he stands in a fiduciary relation with the other. दूसरा व्यक्ति जो डोमिनेंस यूज कर रहा है, जो अपनी पोजीशन एज अ डोमिनेंस यूज कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है दूसरे के विल को, या तो वो व्यक्ति रियल और अपेरेंट अथॉरिटी हो। सेकेंड, ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूसरी रिलेशनशिप विद अदर, जैसे टीचर, स्टूडेंट, मदर, फादर एंड चाइल्ड, या बाकी के और भी एजेंट, लॉयर, क्लाइंट, एजेंट, मास्टर, सॉरी प्रिंसिपल, एजेंट। तो ये क्या है? ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूसरी रिलेशनशिप विद अदर। एंड थर्ड इज he makes contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness or mental or bodily distress। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो टेम्परली या परमानेंटली उसकी दिमागी हालत या तो बीमारी की वजह से या तो उसकी मेंटल स्टेटस किसी और कारण से बाय द रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटल और बॉडली डिस्ट्रेस डिस्टर्ब चल रही है, आपने कोई एग्रीमेंट किया है, तो ये कहा जा सकता है कि यू हैव प्रैक्टिस द अनड्यू इन्फ्लुएंस इन दैट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, ये चीज समझ में आपको आई? प्रियंका? यस सर। देवेंद्र, तुम्हारा क्वेश्चन था जो, बताइए क्या था क्वेश्चन? सर क्लियर हो गया। क्लियर हुआ ना? यहाँ पर बात आती है कि अनड्यू, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनता है मेंस में, अगर आप जाएंगे तो क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अनड्यू इन्फ्लुएंस डिफाइंड अंडर सेक्शन 16। अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में थोड़ा सा आप लिखेंगे, इट इज बेस्ड ऑन द दिस प्रिंसिपल, इट बेस्ड ऑन द इंग्लिश लॉ प्रिंसिपल। क्या बातें हमने बताई, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था इसके बारे में, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन। ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज टू प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। कैसा एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए उसको, एंड फॉर प्रोटेक्टिंग हिज इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट को बचाने के लिए यह प्रोविजन बनाया गया। एंड इसके साथ ही हमने ये देखा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस व्हेन द रिलेशन सब्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टीज डोमिनेंट and one of the parties dominant using his position to influence the will of the other person, and किस लिए? For obtaining an unfair advantage over that person।
अब बात आती है कि ये जो पोजीशन टू डोमिनेट द विल, हाउ यू विल डिसाइड कि वन पर्सन इज यूजिंग हिज पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पर्सन, दैट मे बी considered, that may be inferred on the points. कौन कौन से points हैं? that person holds the real or apparent authority over the other. Second, he stands in a fiduciary relation with other. And third is he is making contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by the age, illness or infirmity. We can say that person has practiced the undue influence in the contract. अब बात आती है कि यहां पर तो बात हो गई कि ठीक है, तो ये किसको प्रूफ करना पड़ेगा प्रियंका कि अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज हुआ है? कोर्ट में किसको प्रूफ करना पड़ेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन सर जिसने अंडर इन्फ्लुएंस को प्रैक्टिस किया है। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। आपकी कंसेंट, The weaker party. the plaintiff. द पर्सन हुज कंसेंट हैज बीन कॉज्ड बाय अंडर इन्फ्लुएंस, सेक्शन 19 कैपिटल ए में क्या लिखा हुआ है प्रियंका? जस्ट गो टू द सेक्शन 19 कैपिटल ए, रीड करिए एक बार प्लीज, अच्छे से रीड करिए। हाँ जी, रीड करिए। बहुत स्लो आप लोग हैं, इतना स्लो मेरी क्लास, पता नहीं क्यों, या तो मैं बहुत तेज चल रहा हूँ या आप लोग बहुत स्लो हो गए हैं, पता नहीं क्या है, या तो मैं बहुत तेज चल रहा हूँ आप लोगों के मुताबिक नहीं चल रहा हूँ, क्यों? या मैं ये समझने लगा हूँ कि आप लोग समझदार हैं और आप मेरे मुताबिक जल्दी जल्दी करेंगे, क्यों? जस्ट रीड सेक्शन 19 कैपिटल ए। Yes, sir. Section 19, capital A, power to set aside contract induced by undue influence. When consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused. ओके, तो क्या पता चला अंकित? कौन इसको करा सकता है? वाइडेबल कौन करा सकता है? सर जिसके ऊपर ये प्रैक्टिस किया गया, लाइक प्लेंटिफ को। इसका मतलब हुज कंसेंट हैज बीन कॉज्ड बाय अंडर इन्फ्लुएंस। यस सर। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन दिया गया है सेक्शन 3 में, प्लीज 16 क्लॉज 3 में एक एक्सेप्शन दिया गया है। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पार्टी हु मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट एंड हु डोमिनेट द विल ऑफ अनदर पर्सन। ये सेक्शन 16 क्लॉज 3 में देखिएगा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज इन द शोल्डर ऑफ अ पर्सन हु ट्रांजैक्ट विद द अदर पर्सन एंड यूज द डोमिनेंस ऑफ हिज विल या डोमिनेंस ऑफ हिज पोजीशन, जो उसको यूज करता है। प्लीज एक बार रीड करेंगे सेक्शन 16 क्लॉज 3। Yes, sir. Section 16, clause 3, where a person who is in a position to dominate the will of another enters into a contract with him, and the transaction appears on the face of it or on the evidence adduced to be unconsignable, the burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall be upon the person in a position to dominate the will of the other. Okay. Actually, there is one example. मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक गांव में एक मुखिया है और गांव में और बाकी के लोग और होते हैं जो छोटे होते हैं, क्यों होते हैं कि नहीं होते हैं? एंड Yes, sir. ग्राम जो मुखिया है, he has advanced money to be resident of that village and advance that money as a loan at a rate of interest that is a 10% per month, and makes an agreement। तो एग्रीमेंट होता है एक तरीके का, क्यों कि 10% पे किसी को ब्याज पे पैसे दिए, और पैसे इसलिए दिए क्योंकि बी के बच्चे जो है, बीस चाइल्ड वॉज इल, तो बी पैसे नहीं चुका पाया, तो
अब वो कह रहा है कि हमारा पैसा दीजिए। क्यों नेहा? तो पैसा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बताइए। मुस्कान, पैसा देना चाहिए नहीं देना चाहिए? ब्याज के साथ देना चाहिए पैसा, क्योंकि बच्चा बीमार था, बच्चा बीमार था आपका, तब आए पैसा लिया आपने, हंसते हंसते आपने लिया पैसा, रोते रोते दे रहे हैं आप पैसा। ये क्या तरीका है? आपके समय पे हम काम आ गए और अब आप पैसा नहीं दे रहे हैं ब्याज के साथ। तो देना चाहिए नहीं देना चाहिए? सर देना चाहिए। सो पैसे तो रिटर्न करना चाहिए। ब्याज के साथ रिटर्न करना चाहिए। क्यों? यस सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। पैसे उसने लिए थे 50,000, बट 50,000 जो है वो एक ही साल में हो गए 3 लाख, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई था ना अंकित। सर ऐसे केस में नहीं इतनी- देना चाहिए ऐसे केस में नहीं देना चाहिए। बिकॉज वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सर अनरीजनेबल है। वो रीजनेबल होगा तो फिर दे सकते हैं सर। रीजनेबल का मतलब क्या है? मतलब ये तो अगर आप 3 पढ़ेंगे तो अ पर्सन हु इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर enters into contract with him and the transaction appears on the face of it or on the evidence adduced to be unconsignable। तो बात ये है कि 10% पे पैसा लिया था, 10% पे आप पैसा दीजिए, 3 लाख हो गया तो 3 लाख दीजिए उसको। बट बी अप्रोच टू कोर्ट और बी ने कहा कि सर हमने पैसा लिया था, एक्सेप्ट करते हैं, इन इकोनॉमिक नेसेसिटी लिया था, एक्सेप्ट करते हैं। ए was dominant in position to dominate, A was in a position to dominate the will, सही है। and the rate of interest prima facie very high, क्यों? and it is unconsignable bargain। क्या है ये? Yes, sir. इट्स अनकंसाइनेबल बार्गेन। तो प्रियंका किसको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये अनकंसाइनेबल बार्गेन नहीं है? सर जिसने इंटरेस्ट पे पैसे दिए हैं। तो यहां पर क्या है कि अगर बी पैसे नहीं देता है तो ए कहां जाए? A may approach to the court and prove that it is not an unconsignable bargain. He has taken money. I was in dominant position. I was in a position to dominate the will of this person, but it is not an unconsignable bargain. I have given money and he has to return my money. So this unconsignable bargain should be proved. If it is unconsignable bargain, then money should not be given. If it is consignable, then money should be given, and the burden of proof is on the shoulder of a person who has advanced the money. एक और एग्जाम्पल है, एक लेडी हैं जिनकी उम्र 95 साल हो गई है एंड उनके घर में एक सर्वेंट काम करता है। क्यों? और वो पढ़ी लिखी नहीं है और वो एक दिन एक्सपायर हो जाती हैं। उनका कोई नहीं है, लड़का बच्चा मतलब कोई नहीं है, कोई भी उनका हेयर नहीं है या सक्सेसर नहीं है। और बी सर्वेंट एक विल पेश करता है जिसमें लिखा होता है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी इस अपने सर्वेंट को दे करके जा रही हूँ। सो when this will be challenged, then who will prove that this is a genuine? उसने विल लिखवा के लिया है। हाँ जी, विल लिखी सर्वेंट। सर्वेंट। क्यों सर्वेंट को प्रूव करना पड़ेगा? सर बिकॉज ही वाज इन फ्यूडिशरी रिलेशन एंड ही वाज एट डोमिनेंट पोजीशन, बिकॉज 95 एज की लेडी का जो कोई भी नहीं था करने वाला, तो वो उसी उसमें थी कि वो लिख के दे सकती है। It means if any question arises about the unconsignable bargain, किसी तरीके के unconsignable bargain की अगर बात आती है, then the person in favor agreement is done, he will prove that this is not unconsignable bargain and undue influence has not been used. It is the burden of proof is on the shoulder of that person. क्लॉज 3 आपको समझ में आया? हाँ जी। Yes, sir. हाँ, इसके साथ ही अगर हम बात करें तो
देयर इज अ वन प्रोविजन दैट इज द इंडियन एविडेंस एक्ट का एक प्रोविजन है जो कि 111, कोई बता सकता है कि व्हाट इज रिटन इन सेक्शन 111? इंडियन एविडेंस एक्ट में देखिएगा क्या है। It's a proof of good faith in transactions where one party is in relation of active confidence. ओके, ये जो सेक्शन है 111 कहा कि ये देखिए ऐसा है कि दिस क्लॉज सेक्शन 3 नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 111 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये प्रोविजन किसी तरीके से सेक्शन 111 को अफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। प्री में क्वेश्चन लगातार आया हुआ था क्या कि अ पर्सन मेक्स कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन अदर पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परेरली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय द इलनेस, एज और इन्फॉर्मिटी, वो मेंटली और बॉडली डिस्ट्रेस। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो यहाँ पर जो मेंटल एबिलिटी है जरूरी नहीं कि वो टेम्परेली होनी चाहिए, वो टेम्परेली और परमानेंट दोनों ही हो सकती है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन में कभी कभार वो डाल देते हैं कि ये टेम्परेली होनी चाहिए, नॉट परमानेंटली। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। दूसरी चीज़ है कि सेक्शन 111 पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बर्डन ऑफ प्रूफ सिर्फ एक कंडीशन में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आ जाता है? प्लेंटिफ के ऊपर आ जाता है। क्यों? किसके ऊपर? नॉट प्लेंटिफ, प्लेंटिफ तो कोई भी हो सकता है। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आ जाता है? द पर्सन हु डिफेंडेंट, द पर्सन हु डन अनकंसाइनेबल बार्गेन, जिसने अनकंसाइनेबल बार्गेन किया है उसको प्रूफ करना होता है कि ये अनकंसाइनेबल बार्गेन नहीं है। इज इट क्लियर? यस यस सर। हाँ जी, तो ये आपको समझ में आया। और इसके साथ ही हम जो कुछ चीज़ें बताने वाले थे वो ये थी कि सर हाँ जी, हाँ जी, सर ये जो सेक्शन 111 एविडेंस का है हाँ जी, सर, इसमें जैसे ये जो एक्टिव कॉन्फिडेंस मेंशन है सर, ये जैसे आपने जो सर्वेंट और ओल्ड लेडी वाला एग्जांपल दिया, हाँ तो इसमें मेंशन है कि द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ ऑफ द ट्रांजैक्शन इज ऑन द पार्टी हु इज इन अ पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। तो सर ये एग्जांपल के थ्रू सर एक बार बताइए। इसका मतलब ये है कि सेक्शन 111 के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर वो अनकंसाइनेबल बार्गेन का इशू आता है तो सेक्शन 111 अपनी जगह काम करेगा, लेकिन जितने भी ट्रांजैक्शन अनकंसाइनेबल ट्रांजैक्शन हैं उनमें उसी व्यक्ति को प्रूव करना पड़ेगा जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है। इज इट क्लियर? एक्टिव कॉन्फिडेंस में थे या नहीं थे मुझे इससे मतलब नहीं है। सेक्शन 111 के ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है? हाँ जी, यस सर। इसके साथ ही अब अगर बात करेंगे आप तो कुछ इसेंशियल एलिमेंट हैं जो कि सेक्शन 16 के इसेंशियल एलिमेंट है, क्या होना चाहिए वो आपको एक बार नोट करना है कि देयर मस्ट बी डोमिनेंट पोजीशन ऑफ वन पार्टी। देखिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ किया है, तो आप क्या लिखेंगे कि देयर मस्ट बी डोमिनेंट पोजीशन ऑफ वन पार्टी। सेकेंड, the use of that dominant position to obtain unfair advantage। हाँ जी, क्या होना चाहिए? दो चीजें। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए उस कि देयर मस्ट बी डोमिनेंट। अगर कहा जाए कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस इसमें यूज हुआ है, अगर कहा जाए कि अनड्यू इन्फ्लुएंस इज प्रैक्टिस इन द कॉन्ट्रैक्ट, देन देयर मस्ट बी टू थिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट, there must be dominant position of one party. Second, that dominant position is used to obtain unfair advantage. Now, the dominant position of one party is question of fact, इसके नीचे लिखेंगे, needs some points या required some points। डोमिनेंट पोजीशन ऑफ वन पार्टी रिक्वायर्ड सम पॉइंट्स, जिसके बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि यस इट इज अ डोमिनेंट पोजीशन। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं सेक्शन 16 में। फर्स्ट इज देयर मस्ट बी रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ऑफ दैट पर्सन। तो कहा जाएगा कि ये डोमिनेंट है। क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी रियल और
apparent authority of that person. Second, party stands in a fiduciary relationship, तो माना जा सकता है कि ये डोमिनेंट विल इस्तेमाल, डोमिनेंट पोजीशन इस्तेमाल कर सकता है, पोजीशन यूज किया इसने. थर्ड, dominating party has contracted with a person who is mentally whose mental capacity is affected. बस इतना ही लिख लीजिए, ज्यादा नहीं, सब कुछ नहीं बता पाएंगे आप वहां, ठीक है, आंसर लिखते समय मेंस में. सर रिपीट कर दीजिए प्लीज. क्या रिपीट करना है अखिलेश, तुम्हें बताओ. देयर मस्ट बी रियल apparent that authority is answer. There must be real और क्या मैंने बोला, देखिए पता है आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए. पता है ये इतना मतलब ये मशीनीकरण नहीं हुआ है दिमाग का अभी, कि दिमाग को मतलब आप एक काम करिए कि बटन दबाइए रिवर्स. ठीक है, प्लीज एक बार रिपीट करिए इनके लिए. हाँ जी. Yes, sir. First is there must be real or apparent authority of that person. Second is party stands in fiduciary relationship. Third is dominating party has contracted with person whose mental capacity is affected. बस हाँ, तो इतना अगर लिख देंगे तो बहुत हो जाएगा. वैसे मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आप लोग लिख भी नहीं पाएंगे. क्यों दिवेंदु, लिख लेंगे और बताइए. नो सर. अंडू इन्फ्लुएंस के बारे में इससे ज़्यादा आप कॉन्ट्रैक्ट में बता भी नहीं पाएंगे. नाउ जस्ट कम टू द इलस्ट्रेशन. एक बार इलस्ट्रेशन रीड करिएगा, उनको समझ लीजिए, बस इनफ. अपने इलस्ट्रेशन अगर नहीं लिख पाएंगे तो ये जो दिए गए हैं ये इलस्ट्रेशन आप नोट कर सकते हैं आंसर में, ठीक है. अगर आप अपने नहीं बना सकते हैं इलस्ट्रेशन तो आप दूसरे लिख लीजिए, ठीक है. एक बार जस्ट रीड द इलस्ट्रेशन फर्स्ट प्लीज. एनीवन प्लीज. हाँ जी. देखिए मैं आपको कहानी सब बता चुका हूं. अब इलस्ट्रेशन अब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सुना हुआ इलस्ट्रेशन है. जस्ट ओके. Illustration A having advanced money to his son B during his minority, upon B's coming of age obtained by misuse of parental influence a bond from B for a greater amount than the sum due in respect of the advance A employs under influence. ओके. इसको समझने के लिए ए हैविंग एडवांस मनी टू हिज सन बी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी अपॉन बी's coming of age obtains by misuse of parental influence a bond from B from a greater amount than sum due in respect of the advance. कभी कभार ऐसा होता है कि घर में पिताजी कहते हैं कि मैंने आपकी पढ़ाई के ऊपर इतना पैसा खर्च किया है, क्यों, या फिर आप अग्री करते हैं पिताजी के साथ कि ऐसा है कि एक काम करिए, मैं MBBS करना चाहता हूँ तो कुछ पैसा दे दीजिए, MBBS कर लेता हूँ, बाद में आपको मैं जो पैसा होगा उसका ब्याज के साथ दे दूंगा. कुछ लोगों के घर में होते हैं ऐसे कॉमर्शियल नेचर के फादर. क्यों देवेंदु, क्या होते हैं? किसी मैंने बहुत सारी फैमिलीज में देखा है, मतलब बाप और बेटे में बातचीत होती तो ऐसा लगता है जैसे कि बिजनेसमैन बात कर रहे हैं. क्यों? और तो ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं. तो उसमें अगर बाप ने बच्चे को ये कह के पैसा दिया था माइनॉरिटी में कि बेटा मैं तुम्हारी पढ़ाई में ये 5 लाख खर्च कर रहा हूँ, जब तुम नौकरी लग जाए ना तो 25 लाख मुझको देना इसका, और एग्रीमेंट कर लिया, तो ये 5 का 25 लाख क्या है ये? इन दैट subsisting relation, that is a fiduciary relationship between minor and son and father. क्यों? Yes sir. Fiduciary relationship, Yes, sir. subsisting fiduciary relationship, dominating his position. Father is Yes, sir. dominating his position, and Yes, sir. and the last is क्या कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं, काम क्या है? To obtaining the unfair advantage. अपने बच्चे से 15-25 लाख लेने का जो ये अनफेयर एडवांटेज लेना चाहते हैं, इन्होंने कहा कि इन दिस एग्रीमेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस हैज बीन यूज्ड. ओके, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड इन अ माइनॉरिटी, ही वाज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द चाइल्ड, एंड दैट इज टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर. सो दिस इज वाइडेबल एंड चाइल्ड मे अप्रोच टू कोर्ट फॉर द वाइडेबिलिटी ऑफ दैट एग्रीमेंट कन्वर्टेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ undue influence. Is that clear? Yes, sir. Now the second is
A man enfeebled by disease or age is induced by B's influence over him as his medical attendant to agree to pay B an unreasonable sum for his professional services. B employs undue influence. एक आदमी जिसको एक इंजरी हुई है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, पथरी का एक बीमार आदमी है, किसका क्या है, उसको स्टोन क्या है, क्या बोलते हैं उसको, मैं तो बीमारी के नाम नहीं जानता, बताओ। अल्सर स्टोन्स। पथरी की बीमारी को क्या बोलते हैं? अल्सर स्टोन नहीं बोलते हैं, कुछ और होता होगा, नॉर्मल भी बोलते हैं, स्टोन डिजीज कह देते हैं। तो ए है जो कि सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज एंड ही इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, एंड बी इज अटेंडेंट या मेडिकल अटेंडेंट, एंड when A was crying and he is asking help from the medical attendant, B says that you have to pay 50,000 rupees, 50,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, and A promises to pay B 50,000 rupees if he will give surety of making him well. अगर B surety दे दे कि मुझे ठीक कर दूंगा, 50,000 रुपए दूंगा, तो ए ने प्रॉमिस कर दिया उस समय जब उसको पेट में उसके दर्द हो रही थी, और मेडिकल अटेंडेंट ने उसका ऑपरेशन किया, सही हो गया। नाउ बी क्लेम्स दैट 50,000 रुपीज एंड ए डिनाइज दैट दैट एग्रीमेंट वाज caused by his consent is caused by undue influence. So whether it is an undue influence or not? Yes, sir. Yes, sir. Because स्टोन डिजीज में ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपया खर्चा आता होगा, 15 आता होगा, और वो डॉक्टर कह रहा था कि मर जाओगे तुम और बचा नहीं पाएगा भगवान भी तुमको, 50,000 से नीचे नहीं लगेगा। तो ये क्या है? दिस इज जस्ट अनकंसाइनेबल बार्गेन। एंड ये यहाँ पर क्या है कि बी देर इज अ रिलेशनशिप, सब्सिस्टिंग रिलेशनशिप इज इट इज अ फिड्यूसरी रिलेशनशिप, एंड ए यूज दैट पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ दैट पर्सन एंड फॉर टेकिंग एडवांटेज, दैट इज अ कैसा एडवांटेज? unfair advantage over the other. This agreement is voidable on the ground of undue influence. Now the third is A being in debt to B, the money lender of his village, contract a fresh loan on terms which appear to be unconsignable. It lies on B to prove that the contract was not induced by undue influence. A ने, जो कि एक आदमी है, मनी लेंडर है, उसने B एक गांव के एक व्यक्ति को लोन दिया, एंड from the very fact it appears that it is an unconsignable bargain. 10 रुपया दिया था और वो कहा कि 2 महीने बाद आपको 10,000 रुपया देना पड़ेगा, तो इट इज अ प्राइमा फेसाई अनकंसाइनेबल। क्यों? यस सर, इट इज अ प्राइमा फेसाई अनकंसाइनेबल। अब मतलब पता चला कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया। अब गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो कैसे जाएगी घर तक? पेट्रोल चाहिए। रास्ते में एक पेट्रोल बेच रहा था, पूछा भाई पेट्रोल है क्या? हाँ है। तो कहा कि सर पैसा नहीं लाया हूँ, पर्स घर पे छूट गई है, पेट्रोल डाल दीजिए 1 लीटर और आपको भी दे देंगे। तो बोला ऐसा है, देखो हम पेट्रोल जो है वो, हमारा पेट्रोल 50 रुपये लीटर नहीं है, हमारा पेट्रोल 500 रुपये लीटर है। पूछा क्यों भाई, ऐसा क्या है? पेट्रोल का रेट तो 70-80 ले लीजिए, 50 का ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों? Yes, sir. यस सर। लेकिन आप 500 क्यों मांगते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, ऐसे रास्ते पे बैठे हुए हैं इसीलिए तो मांगते हैं, क्योंकि इस रास्ते पे पेट्रोल ही नहीं मिलता है कहीं, इसीलिए जिसका ख़त्म हो जाता है हम 500 रुपये लेते हैं। तो बी ने कहा कि ठीक है डाल दीजिए, एक काम करिए, 1 लीटर नहीं 5 लीटर डाल दीजिए। कितना डाल दीजिए? 5 liters. 5 लीटर। 2500 रुपये आपको हम क्या करेंगे, अभी जा रहे हैं घर से ला करके दे देंगे। नाउ बी अप्रोच टू कोर्ट, और ए ने कहा कि भाई पैसा दीजिए आप 2500 रुपये। उसने कहा किस चीज़ का? बोला 5 लीटर पेट्रोल लिया था सर इन्होंने। तो कोर्ट ने कहा कि 5 लीटर पेट्रोल गुणे 2500, मतलब इट अपीयर्स प्राइमा फेसाई दैट दिस इज अनकंसाइनेबल बार्गेन। क्यों? तो Yes, sir. ए से पूछेगा कि आप ये बताइए 2500 कैसे, ये 5 लीटर पेट्रोल का 2500 यू जस्टिफाई? तो द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द शोल्डर ऑफ शॉपकीपर। Yes, sir.
you will show how it is not unconsignable bargain, because it's an extremely high rate. So this is an unconsignable bargain, and this agreement is an oral agreement, and this agreement is not enforceable, and it is avoidable. If this is converted to contract, it is avoidable at the option of person whose consent has been caused by undue influence. Is it clear? हाँ जी, यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है Yes, यहाँ sir. पर? कोई डाउट है किसी को यहाँ पर? नो सर। No, Okay. sir. Now the last illustration, that is A applies to a banker for a loan at a time when there is a stringency in the money market. The banker declines to make the loan except at an unusually high rate of interest. Accept the loan on these terms. This is a transaction in the ordinary course of business, and the contract is not induced by undue influence. कोरोना के समय में बहुत लोग अप्लाई कर रहे थे लोन के लिए, याद है आपको? क्यों? यस जी सर। सर। तो जनरली बैंक तो दे देती थी लोन, लेकिन कोरोना के समय में जब सब लोग लोन मांगने लग गए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया बैंक का? हाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? हाई हो गया। हाई दूसरी चीज है, आपने देखा होगा शेयर मार्केट भी बहुत ऊपर चली गई थी कोरोना में थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि मनी की डिमांड क्या हुई, एकदम से मांगा गया पैसा, और लोगों ने क्या किया, शेयर इशू करना शुरू किया कि देखिए आपका शेयर बेच रहा हूं मैं इतने में, इतने में, इतने में, इतने इतने परसेंट हाई। तो क्या हुआ कि मनी मार्केट में स्ट्रिंजेंसी इन मनी मार्केट, पैसा नहीं है मार्केट में, एंड ही वांट्स टू टेक अ लोन। बैंकर्स बताता है कि देखिए इस समय वो 8% पे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस समय मनी मार्केट, पैसा नहीं है मार्केट में, आपको 15% में कम से कम मिलेगा ब्याज पे। तो ए कहता है कि ठीक है 15% पे ही दे दीजिए। नाउ ए टेक्स अ लोन ऑन 15% व्हेन देयर इज अ स्ट्रिंजेंसी इन अ मार्केट। स्ट्रिंजेंसी का मतलब कमी चल रही है, एक तरीके की सिकुड़न है और पैसा नहीं है मार्केट में, फ्लो नहीं है पैसे का। तो इफ ए इज अ बैंकर during the stringency in a market gives loan to B at high rate of interest, and A accept that loan with the condition whether there is any undue influence by the banker. Is there any undue influence by the banker? No, sir. No. नो सर। Then if this contract is not induced by the undue influence, प्राइमा फेसाई लग रहा है आपको कि मतलब अगर 10% रेट चल रहा था और बैंक उसको 12% पे लोन दे रही है और बता रही है रीजन के साथ, देखिए यहाँ पर पैसा नहीं इस समय है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? दिस इज नॉट अ अनकंसाइनेबल बार्गेन, ओके, दिस इज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। सो दिस इज ऑल अबाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस। कुछ केसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं प्लीज। अगर आप एक बार कंटेंट पे आएंगे आप लोग, प्लीज जस्ट कम टू द कंटेंट। हाँ जी, किसी कोई डाउट अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? पहले एक कॉर्नर पर केसेस के नाम लिख लेंगे प्लीज। मर्सी एलिनी डिसूजा वर्सेस रेनिल फर्नांडीज, तीनों केसेस एक साथ लिख लेंगे, तीन ही केसेस हम डिस्कस करेंगे। मर्सी एलिन डिसूजा वर्सेस रेनिल फर्नांडीज। क्या लिखा आपने? सर मर्सी एलिन डिसूजा वर्सेस रेनिल फर्नांडीज। देखिए ये सब आपको याद हो जाना चाहिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये मेंस में बहुत काम आएगा। प्री के लिए तो मैं नहीं ज़्यादा बातचीत करूंगा, लेकिन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप आंसर लिखेंगे आपसे पूछा जाएगा, आप लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट का अगर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे क्वेश्चन उठा करके जुडिशरी में जा करके, तो आपको लगेगा कि हाँ ये आंसर मैं तभी लिख सकता हूँ जब मुझे कोई थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगा किसी चीज़ का। ठीक है, इलस्ट्रेशंस मैं आपको बताता हूँ, उन इलस्ट्रेशन के अलावा भी अपने इलस्ट्रेशन बना सकते हैं आप। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं यही इलस्ट्रेशन जो कॉन्ट्रैक्ट के बुक में बेरेक में दिए गए हैं या किताब में दिए गए हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे और भी बना सकते हैं। ठीक है, नाउ दी मर्सी एलिन डिसूजा वर्सेस रेनिल फर्नांडीज। दूसरा केस नोट करेंगे, वाजिद खान वर्सेस राजा इवा अली खान। हाँ जी, वाजिद खान वर्सेस राजा इवा अली खान। एंड लास्ट इज रघुनाथ प्रसाद साहू वर्सेस सरजू प्रसाद।
तीन केसेस लिख लीजिए सर आप। राजा युवा अली। राजा इवा इवा अली, राजा इवा अली वर्सेस राजा इवा अली खान, ठीक है। वाजिद अली खान वर्सेस वाजिद खान वर्सेस राजा इवा अली खान, ठीक है। हाँ, लास्ट देखेंगे आप रघुनाथ प्रसाद साहू वर्सेस सरजू प्रसाद, ठीक है। ये तीन केसेस खाली आप देखेंगे, ठीक है। एक बार प्लीज कंटेंट पर आकर के प्रियंका अगर आप देख सकते हैं तो एक बार पहले केस को देखेंगे आप, फैक्ट और हेल्ड, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है समझने की। हाँ जी, मर्सी एलिन डिसूजा वर्सेस रेनिल फर्नांडीज। हाँ जी, एक बार फैक्ट रीड करेंगे। फैक्ट सर मैं और वैसे एक बार रीड करेंगे। हाँ जी, Okay, sir. In fact, the plaintiff, a mentally infirm person incapable of protecting his interest and totally dependent on the defendants of his existence, gifted his property in favor of defendants. It was found that defendants had obtained an unfair advantage, and the gift deed was not attested by the two witnesses as required by law. It was held that the settlement deed of the property was liable to be set aside on the ground of undue influence. ओके। तो यहाँ पर आपने देखा कि द प्लेंटिफ अ मेंटली इल पर्सन इनकैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज इंटरेस्ट एंड टोटली डिपेंडेंट ऑन द डिफेंडेंट्स फॉर हिज एग्जिस्टेंस गिफ्टेड हिज प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट्स। एक व्यक्ति जो एकदम पागल है और वो इज डिपेंडेंट ऑन द डिफेंडेंट्स फॉर द एग्जिस्टेंस, और वो एक गिफ्ट डीड बनाता है और गिफ्ट डीड में ये लिखता है कि वो सारी प्रॉपर्टी मुझे देकर के चली गई हैं। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए ये है कि इट वाज फाउंड दैट डिफेंडेंट हैड acted in unfair advantage, obtained this deed in unfair advantage, and the gift deed was not attested by the two witness as required by law। कहा कि आप ये बताइए, जब आपको ये गिफ्ट कर रही थी तो आप दो विटनेस लगा लेते इसमें, क्यों प्रियंका? क्या करते? यस सर। जब ये इतना मेंटली इल थी तो कम से कम दो लोगों को उनके जिंदा के समय में कम से कम दो विटनेस बुला लेते, विच इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। गिफ्ट क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी signed by two witnesses वॉलंटियर। यस, कम से कम गिफ्ट and voluntarily हाँ, वॉलंटरली तो नहीं है, चलो ठीक है, वो उस पोजीशन में नहीं थी, लेकिन दो विटनेस के साथ आप अगर हाँ और ना और उनका कुछ इशारा समझ करके आप करते तो ठीक था। लेकिन आप कह रहे हैं कि सर वो इल भी थी, बीमार भी थी, तुम्हारे ऊपर ही डिपेंडेंट थी, और तुम ही कह रहे हो कि उन्होंने तुमको गिफ्ट कर दिया, और हमने क्या किया, हमने गिफ्ट डीड तैयार करवाई और हमने विटनेस नहीं लगवाए। तो ये क्या कर रहा है कि इट वॉज हेल्ड दैट द सेटलमेंट डीड ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज लाइबल टू सेट असाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या माना गया कि ये डीड कैसे हुई है, क्या यूज हुआ इसमें? undue influence। अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज हुआ है, क्योंकि अगर ये डीड अगर विटनेस के साथ होती तो विटनेस को भी पता होता कि हाँ ये दादी हाँ कह रही हैं कि ना कह रही हैं, या फिर ये कोई इशारा कर रही हैं कि हाँ हमको देना है नहीं देना है। तो ये क्या था? दिस मस्ट बी द गिफ्ट डीड मस्ट बी अटेस्टेड बाय अ टू विटनेसेस। आपने नहीं कराया तो ये क्या है? इट शोज द अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया इसमें, ठीक है। इसके साथ ही एक लेडी है, मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। एक किराए पर मकान दिया जाता है। ए इज लेडी, ओल्ड लेडी, इलिटरेट लेडी। कैसी है वो? ए इज illiterate old lady। old lady and she has rented his house to B, and B produced the sale deed of that house, and A challenged the sale deed, says that it is affected by the undue influence। हाँ जी, क्या हुआ? ए एक ओल्ड लेडी है 95 ईयर्स की, और दैट ओल्ड लेडी इज मैनेजिंग दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम 2 decades।
B is a tenant, so the sale deed, and it was challenged that it was caused by the undue influence. Lady challenge. So, is there any is there any position to dominate the will of other person? Any party is in position to dominate the will of other person? Tenant and landlord. Is there any unconscionable bargain? Whether that lady is mentally ill? क्यों, कुछ ऐसा है क्या? Is there any unconscionable bargain? Is there any undue influence in that transaction? Lady is saying that I am illiterate person, I don't know ये क्या डीड बनवा लिया, क्या साइन करवा लिया मुझसे, मैं तो रेंट एग्रीमेंट साइन कर रही थी, हैं? क्यों? पिछले 20 सालों से मैं रेंट पे देती थी, इसने तो सेल डीड कर ली अपने नाम, हैं? बताइए, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट सेज दैट यू आर इलिटरेट लेडी एंड यू आर मैनेजिंग दिस building, managing this property since from 2 years, 2 decades. Now you are saying that I am not able to form opinion whether it is a rent agreement or sale deed. क्यों? क्या ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकती लेडी। 2 डिकेड से किराए पे चढ़ा रही हो और अब बता रही हो कि ये सेल डीड मतलब मैंने नहीं की है, मैं तो किराए पे उठाती हूँ, मुझे पता ही नहीं था ये रेंट एग्रीमेंट है कि सेल डीड है। कोर्ट हेल्ड दैट नो अनड्यू इन्फ्लुएंस हैज बीन यूज्ड। क्यों देवेंदु? यस सर। क्या बोला कि देखिए ये जो आप बता रहे हैं ना कि अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज हुआ है, कहा कि 2 डिकेड से आप किराए पे डील कर रही हैं, हजारों अब तक तुम्हारे अंडर में क्या नाम जो है वो टेनेंट आके निकल गए होंगे। क्यों? यस सर। और अब बता रहे हो कि ये मैंने रेंट पे दिया था, सेल नहीं किया था, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड नो अनड्यू इन्फ्लुएंस इज यूज्ड। नाउ कम टू द केस, क्या नाम है इसका? रघुनाथ प्रसाद। हाँ, रघुनाथ प्रसाद साहू वर्सेस सरजू प्रसाद। एक बार प्लीज रीड करेंगे देवेंदु? हाँ जी, फैक्ट रीड करिएगा। सर, द डिफेंडेंट एंड हिज फादर वाज equal concerns of a no, this is not now the next दूसरा कोई केस है आई थिंक वाजिद खान वर्सेस राजा। हाँ एक बार देखिए सर, ये तो आपने बता ये तो दिया। हमने अभी डिस्कस ही कर लिया। सर, रघुनाथ प्रसाद साहू वर्सेस सरजू प्रसाद ही पढ़ रहा था मैं। नहीं, जिसके फैक्ट मैंने आपको बताए वो केस कौन सा है प्लीज? वो सर, वाजिद खान का वर्सेस केस है। राजा एवा अली खान। हाँ, ओके ठीक है, करेक्ट। हाँ, तो ये आपको क्या पता चला कि ओनर्स इज ऑन द ग्रांटी टू शो कंक्लूसिवली दैट द ट्रांजैक्शन इज ऑनेस्ट, बोनाफाइड, वेल अंडरस्टूड, द सब्जेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट एडवाइस एंड फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस। थोड़ा सा फैक्ट डिफरेंट है वहाँ पर, और यहाँ पर मैंने जो आपको फैक्ट बताए हैं कुछ इसमें फैक्ट डिफरेंट है, बट आप लोग ये केस थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे कि अगर ऐसे कोई फैक्ट आते हैं तो वहाँ पर क्या होगा? दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज undue influence. That will not be considered that agreement is caused by undue influence. Okay, now the last case is that is Raghunath Prasad Sahu versus Sarju Prasad. हाँ जी, just state the fact. पढ़ो सर। हाँ जी। Sir, fact, the defendant and his father was equal concerns of a vast joint family property over which they had quarreled. The defendant, in order to defend himself, mortgaged his properties to the plaintiff and borrowed from him about 10,000 rupees on 24% compound interest. हाँ जी, आगे पढ़ो। Held, their lordship, however, held that there could be no such presumptions in the circumstances of the case. Lord Shaw observed as follows: by this subsection 16 clause 3 three matters dealt with. Number 1, in the first place, the relations between the parties to each other must be such that one is in a position to dominate the will of the other. Number 2, second is that the issue whether the contracts
contracts has been induced by undue influence. The third point, which is that the onus probandi, the burden of proving that the contract was not induced by the undue influence, is to lie upon the person who was in position to dominate the will of the other. Okay. So in this case रघुनाथ प्रसाद साहू वर्सेस सरजू प्रसाद, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फादर एंड द डिफेंडेंट, फादर एंड डिफेंडेंट का मतलब क्या है कि एक सन, यानी कि डिफेंडेंट एंड हिज फादर वाज इक्वल कंसर्न ऑफ वास्ट ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। एक ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, उसमें पिता का भी हिस्सेदारी है और किसका हिस्सेदारी है, बेटे की भी हिस्सेदारी है। एंड देयर इज अ डिस्प्यूट ऑन दैट प्रॉपर्टी बिटवीन डिफेंडेंट एंड द फादर, एंड डिफेंडेंट सन टेकन मनी फ्रॉम द फादर एट द रेट ऑफ 24% कंपाउंड इंटरेस्ट। 24% पर वो पिता से कुछ पैसे ले लेता है। तो बात आ जाती है कि क्या ये जो ट्रांजैक्शन है, वेदर इट इज अनकंसाइनेबल ट्रांजैक्शन, क्या अनकंसाइनेबल बार्गेन है 24% ब्याज पर पैसा देना, क्यों? तो अनकंसाइनेबल किसको प्रूव करना है, हु विल प्रूव अनकंसाइनेबल बार्गेन? इट इज नॉट अनकंसाइनेबल बार्गेन, हु हैज टू प्रूव? Onus, Father has to prove. father has to prove because he has given he has mortgaged property at 24% compound interest. Father has to prove that it is without unconsignable bargain. ठीक है, it is not with an inconsignable bargain. Now the question is, in that transaction father and defendant both have equal concern. So they were not in, I think, same, they were not in पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पर्सन। क्या उसमें उस सबसिस्टिंग रिलेशन में, क्या जो रिलेशन सबसिस्ट कर रहा था वो रिलेशन क्या था, एक जमीन के ऊपर दोनों लोगों का अधिकार है बराबर, ठीक है? तो क्या यहां पर अगर वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जाती है, अगर कोई प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या इज देयर एनी डोमिनेंट पोजीशन ऑफ फादर और सन ओवर वन अनदर? नो, नो सर। सेकेंड थिंग, अनकंसाइनेबल बार्गेन, इफ इट इज अनकंसाइनेबल बार्गेन तो कौन प्रूफ करेगा? थर्ड पॉइंट, विच इज द ओनस प्रोबेंडी इज ऑन द शोल्डर ऑफ द फादर। उससे प्रूफ करना पड़ेगा कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट caused by the, this agreement is not caused by the undue influence। तो यहाँ पर जो 24% कंपाउंड पर जो इंटरेस्ट पर लिया गया, बोरो किया गया 10,000, वो उसको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल नहीं किया गया है और ये अनकंसाइनेबल नहीं है एट द रेट ऑफ 24% कंपाउंड इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? केस का नाम क्या है? रघुनाथ प्रसाद साहू वर्सेस सरजू प्रसाद। रघुनाथ प्रसाद साहू वर्सेस सरजू प्रसाद, प्रिवी काउंसिल का ये जजमेंट था। तो केसेस के नाम आप बताएंगे मुझे, ये 3 केसेस जो हमने डिस्कस किए। हाँ जी। First is Mercy Eline D'Souza versus Reniel Fernandez, in which it was held that their property was liable to set aside and there was undue influence. Second is Wajid Khan versus Raja Eva Ali Khan, in which court held that there is no undue influence. And third is Raghunath Prasad Sahu versus Sarju Prasad, and held that there was no undue influence. Okay. तो यहाँ पर अब आप लोगों को थोड़ा सा ये होगा कि सर क्लास केसेस लिखना जरूरी होता है कि नहीं जरूरी होता है? प्रियंका, क्या केसेस भूल जाओगे तो आंसर लिखोगे तो उसका कुछ इफेक्ट होगा या नहीं होगा? तो देखिए, ऐसा है कि अगर आपने इलस्ट्रेशन सही से बनाया और फैक्ट एंड हेल्ड अगर सही से आपने बता दिया, जितना जितना दिया गया है इतना इनफ होता है आंसर में, ठीक है? मेरी बात समझ रहे आप लोग? क्या है कि फैक्ट एंड हेल्ड, इतना आप अगर इलस्ट्रेशन अगर आपने सही से बना करके लिख दिया ना, तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं है आपको। और दूसरी चीज़ है कि जब दिल्ली हरियाणा जैसे पेपर आएंगे वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? केसेस मेंशन करना पड़ेगा। ओके, आपको केसेस मेंशन करने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, दिस फैक्ट्स वर सेम एज गिवन इन द रघुनाथ प्रसाद साहू वर्सेस सरजू प्रसाद, प्रिवी काउंसिल हेल्ड that there could be no such presumption in circumstance of the case. 24% interest is not unconsignable bargain because both were at the same position. No one is
no one is dominating the position of other person, they have same interest in the property. So this is all about, you have to write on this answer. Okay, is there any doubt to anyone please? यस किसी को कोई डाउट है? नो सर नेक्स्ट सर क्लास, मेरा हाँ नो सर हाँ जी हाँ जी। सर जैसे ये टॉपिक हुआ फॉर एग्जांपल अनड्यू इन्फ्लुएंस, सर इसमें 3 केसेस आपने बताए, तो सर जब एग्जाम में आता है ये तो सर तीनों लिखना इम्पोर्टेंट है या बिल्कुल सर नहीं, कोई एक भी हम आपको मेंशन कर दें? आपको देखिए ऐसा है, आपको अगर आप पढ़ेंगे तो ये तीनों याद रहेंगे, मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो एक भी याद नहीं रहेगा। ये नाम रघुनाथ प्रसाद साहू वर्सेस सरजू प्रसाद, इंपॉर्टेंट केस है ये, ठीक है? आपको थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा ना, एक दो केसेस तो आपको। और अगर आप लिखने जा रहे हैं हरियाणा मेंस में अगर कहीं गलती से, तो आपको अपने सेक्शन के ऊपर एक दो केसेस तो आने चाहिए ना, हैं? जी यस सर। तो इसलिए थोड़ा सा आपको पर्टिकुलर होना पड़ेगा, जो लोग जनरल हैं उनको पर्टिकुलर होना पड़ेगा। हाँ देवेंद्र। सर जो केसेस बेयर एक्ट में दिए हैं सर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे लिखने के लिए कि ये वाले? देखिए ऐसा है कि केसेस बदलते रहते हैं देवेंद्र, यस सर। ठीक है? आप कोशिश करिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि केस से कुछ हो जाता है। अब जैसे मैं कॉपी चेक करूंगा, तो अगर मुझे सरजू प्रसाद का केस दिखेगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ ये केस है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में। याद किसी को नहीं रह पाता है, सच बताऊं तो कॉपी चेक करते समय वो बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ होते हैं जिनको याद कर पाता है, बट मुझे ये पता चल जाएगा अच्छा ये 3 केसेस, अच्छा मैं पढ़ा हूँ, हाँ ठीक है, ओके। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि केसेस तो बदलते रहते हैं ना, बेयर एक्ट पे तो नए नए केसेस आते रहते हैं। बताइए, तो अब नए नए केसेस डालोगे तो नए नए केसेस फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना सामने वाले के लिए। नए केसेस तो वहाँ डाल सकते हो जहाँ कुछ नई रीजनिंग दी गई हो। अब कार्लिल कार्बोलिक की जगह आप कुछ और डाल दीजिए, रामदेव वर्सेस और कुछ डाल दीजिए, तो नो डाउट इलस्ट्रेशन में बना सकते हो, बट कार्लिल कार्बोलिक तो बताना पड़ेगा ना आपको देवेंदु। क्योंकि कार्लिल कार्बोलिक देखो 3 तरीके के केसेस होते हैं, एक लैंडमार्क, लीडिंग और लेटेस्ट। कैसे होते हैं जजमेंट? लैंडमार्क, लीडिंग एंड लेटेस्ट। लैंडमार्क, लीडिंग एंड लेटेस्ट। तो लैंडमार्क जजमेंट, केस वनन भारती क्या है? लैंडमार्क जजमेंट है। और अगर हम बात करें मिनर्वा मिल्स, तो ये भी लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है? लेकिन अभी थोड़े दिन पहले एक जजमेंट आया था, कोई शायद हमें लगता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी या कुछ था, उसके लेकर के एक केस आया था, बताया था मैंने आपको शायद। कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया था, एक पॉइंट को, कोई एक, याद है ना? यस सर। तो वो कैसा केस है? दैट इज अ लीडिंग केस, लीडिंग जजमेंट है अभी का कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो लीडिंग आपका है। लेटेस्ट जजमेंट में क्या है, एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में वो लेटेस्ट जजमेंट है, ठीक है? कि कोई पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस आई, जैसा ट्रिपल तलाक है तो लेटेस्ट जजमेंट ट्रिपल तलाक पे आया है, लीडिंग भी हो गया, लेटेस्ट भी जजमेंट है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट का कोई। तो ये चीज़ें इनको ध्यान में थोड़ा सा रखना पड़ेगा आपको, ओके? सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मीट एट 9 PM, ओके? Thank you so much, sir. वेलकम, Thank you, sir. वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू